Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about exceptions. Okay. In the last lecture, we have learned about assumption and also we have learned about law of demand. Okay. हमने law of demand के बारे में पढ़ा था और assumption के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे. एक्सेप्शन मतलब जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर कोई भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो हमारा डिमांड उसके लिए कम हो जाएगा. वहीं पे अगर कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो हमारा डिमांड उसके लिए बढ़ जाएगा. लॉ ऑफ डिमांड बोलता है. लेकिन एक्सेप्शन ऐसा फैक्टर है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके. यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट एप्लीकेबल. सी ये ऑब्ज़र्व किया था फर्स्ट सर रॉबर्ट गिफन ने. ओके. जो रॉबर्ट गिफन है उन्होंने इंग्लैंड में ये सिचुएशन फर्स्ट ऑब्ज़र्व की थी कि लोगों का जो है वो लोगों का इनकम बढ़ रहा था. ओके. जब लोगों का इनकम बढ़ता है तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ती है जिसको बोलते हैं परचेसिंग पावर. ओके. परचेसिंग पावर भी बढ़ रहा था. तो इंग्लैंड में जब लोगों का इनकम बढ़ रहा था और परचेसिंग पावर बढ़ रहा था तो ब्रेड जो है उसका डिमांड कम हो गया था. ओके. ब्रेड का डिमांड जो है वो कम हो गया था. इंस्टेड ऑफ दैट पीपल डिमांडेड अ मीट. ओके. उसके बदला पीपल डिमांड कर रहे थे मीट को, जो कि ब्रेड का जो प्राइस है वो कम था और मीट का प्राइस जो है वो ज़्यादा था. लेकिन फिर भी लोग क्या ज़्यादा डिमांड कर रहे थे? मीट डिमांड कर रहे थे. क्यों? क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था? इनकम बढ़ रहा था और इनकम बढ़ने की वजह से परचेजिंग पावर बढ़ रहा था. इसकी वजह से लोग हाई प्राइस पे मीट को डिमांड कर रहे थे इंस्टेड ऑफ ब्रेड, जो कि ब्रेड का प्राइस कम था. ओके. तो ये ऑब्ज़र्व किया था रॉबर्ट गिफन ने इंग्लैंड में. तो ऐसे गुड्स मतलब इस यहाँ पे जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है. दूसरा जो होता है वो इन्फीरियर गुड्स होता है. इन्फीरियर गुड्स मतलब जो ख़राब होता है या लो क्वालिटी गुड्स होता है. ऐसे आप यू ऑल कैन सी ऐसे जो कमोडिटीज़ होते हैं उनके प्राइस भले वो कम रहते हैं लेकिन फिर भी लोग उसको डिमांड नहीं करते. ओके. तो ये ऑब्ज़र्व किया था इंग्लैंड में सर रॉबर्ट गिफन ने, इसलिए इसको बोला गया है गिफन्स पैराडॉक्स. ओके. इन्फीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज. मतलब इसके डिमांड नहीं बढ़ते हैं. इवन इफ़ द प्राइस फॉल्स, इसके प्राइस फॉल हो रहे फिर भी इसके डिमांड नहीं बढ़ते. कौन से गुड्स के? इन्फीरियर गुड्स के और लो क्वालिटी गुड्स के. एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज़ फॉल्स. ऐसे टाइम पे डिमांड जो है डिक्रीज करता है जब ऐसे कमोडिटीज़ के प्राइस फॉल होते हो. ओके. इसको बोलते हैं गिफन्स पैराडॉक्स. यहाँ पे एक सिचुएशन हमने पढ़ा है जो सर रॉबर्ट गिफन ने दिया है कंज्यूमर बिहेवियर में. कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड. ओके. ब्रेड एक कमोडिटी है. इनके इस ब्रेड की कमोडिटी के रिलेशन में उन्होंने एक सिचुएशन ऑब्जर्व किया था. ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन, मतलब जब ब्रेड का प्राइस कम हुआ, पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द रियल इनकम और परचेजिंग पावर. ब्रेड का प्राइस कम होने के बावजूद लोग ब्रेड को नहीं डिमांड कर रहे थे. इसकी वजह क्या थी? उनकी रियल इनकम या उनका परचेसिंग पावर बढ़ गया था. इस ब्रेड के बदले दे प्रिफर टू बाय सुपीरियर गुड लाइक मीट. दिस इज़ नोन एज गिफन्स पैराडॉक्स. तो यहाँ पे आपको दो फैक्टर याद रखना. पहले तो जो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं या लो क्वालिटी, उसके प्राइस कितने भी कम रहने दो उसकी डिमांड नहीं बढ़ती. दूसरा एक कंडीशन यहाँ पे लिया है सर रॉबर्ट गिफन ने. वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्रेड का प्राइस कम होने के बावजूद भी लोग ब्रेड नहीं डिमांड कर रहे थे, बदले में मीट डिमांड कर रहे थे क्योंकि इनकी इनकम बढ़ रही थी. अभी देखने जाए तो सुपीरियर और इन्फीरियर, ब्रेड को हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर बोलेंगे. और मीट को खाने के लिए क्या बोलेंगे? सुपीरियर. तो लोग सुपीरियर गुड ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे. ओके. इवन इफ़ द प्राइस वॉज मोर. I hope you all have understood Sir Robert Giffen's paradox. Then the second is prestigious goods. Okay. prestigious goods मतलब जो लोगों के प्रेस्टीज को ऐड करता है, जो उनके मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है, उसको बोलते हैं प्रेस्टीजियस या एक्सपेंसिव गुड्स. एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड, यहाँ पे यू कैन टेक कार, बंगलो एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल. मतलब उनके स्टेटस को दिखाता है. उनको वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो गुड्स कंज्यूम करना पड़ता है. इवन दो द प्राइस इज मोर, द पीपल विल टेंड टू डिमांड मोर. विच टाइप ऑफ गुड? प्रेस्टीजियस टाइप ऑफ गुड. वाई? बिकॉज इट इंक्रीजेज, इट एड्स टू द स्टेटस सिंबल. उनके स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं. तो इसके लिए द पीपल, रिच पीपल, दे बेसिकली कंज्यूम
द गुड्स विच टेंड टू हैव मोर प्राइजेज, ओके, तो भी उसके डिमांड रहते हैं. सो एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा, स्टेटस सिंबल, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन द प्राइसेज आर हाई. प्राइस कितना भी रहने दो, अमीर लोग उसको परचेज करेंगे अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए. ओके, देन उसके बाद तीसरा है स्पेक्यूलेशन. द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइजेस टू राइज स्टिल फर्दर. ओके, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है कब, जब लोग स्पेक्यूलेट करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं क्या, कि आगे चल के अगर ये कमोडिटी का दाम बढ़ेगा, ओके, तो वो अगर से फॉर एग्जांपल अगर उस कमोडिटी का प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन कंज्यूमर ऐसा अनुमान लगाता है, ऐसे स्पेक्यूलेट करता है कि आगे चल के और बढ़ेगा, तो इवन एट द प्रेजेंट जो प्राइस बढ़ा है उस पर ही वो ज़्यादा डिमांड करेगा. ओके, ऐसे स्पेक्यूलेट करते हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है. द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइजेस टू राइज स्टिल फर्दर. इन दिस केस ऑल्दो द प्राइजेज हैव राइजन टुडे, मतलब ऑलरेडी उसका दाम बढ़ा हुआ है, मगर फिर भी कंज्यूमर विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन, मतलब वो ऐसा अज्यूम करेंगे फॉर फर्दर राइज इन प्राइस. वो सोचेंगे कि आगे चल के कहीं इसका प्राइस और ना बढ़ जाए, इसलिए ऑलरेडी वो इंक्रीज प्राइस पे वो कमोडिटी क्या करेंगे, परचेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली, क्योंकि देखो ये सब चीज़ से हम खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं दिवाली में. ओके, तो ऑलरेडी सीज़न आने से पहले, मतलब बिफोर 15 डेज उसके प्राइस बढ़ गए रहते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि दिवाली और जब 5-6 दिन रह जाएगी तो ये कमोडिटी जो है इसके प्राइस और बढ़ जाएंगे, राइट. तो इसलिए जो कंज्यूमर है वो क्या करते हैं, ऑलरेडी हाई प्राइस पे डिमांड कर लेते हैं. उनको लगता है आगे चल के और बढ़ने से अच्छा हम अभी खरीद के रख लें. फॉर एग्जाम्पल प्राइजेज ऑफ ऑयल एंड शुगर टेंड टू राइज बिफोर दिवाली, सो पीपल गो ऑन परचेजिंग मोर एट अ हाई प्राइस एज दे एंटिसिपेट, मतलब वो ऐसा अज्यूम करते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं दैट द प्राइजेज में राइज ड्यूरिंग द दिवाली. उनको ऐसा लगता है कि दिवाली को जब 4-5 दिन रहेगा प्राइस और बढ़ने से अच्छा हम पहले से ही खरीद ले, जो कि ऑलरेडी वो प्राइस ऑलरेडी हाई रहता है. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. दिस इज स्पेक्यूलेशन. ओके, देन प्राइस इल्यूजन. ओके, कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन, मतलब एक उनके अंदर एक भ्रम बोल सकते हैं, एक सोच रहती है दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी, मतलब वो सोचते हैं कि महंगी जो चीज़ें रहती वो अच्छी क्वालिटी की रहती है और सस्ती चीज़ें वो ख़राब क्वालिटी की रहती है. इसलिए वो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ें अगर महंगी हैं तो अगर चीज़ें महंगी है तो वो अच्छी है, तो वो क्या करते हैं, महंगी चीज़ों को डिमांड करते हैं जो कि उसका प्राइस ज़्यादा है. ओके, कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी. ओके, देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विथ राइज इन द प्राइजेज. ऑलरेडी प्राइस रहते तो भी लोग कंज्यूम करते हैं, तो भी लोग डिमांड करते हैं. क्यों? उनको ऐसा लगता है कि महंगा है तो अच्छा होगा. फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जो ब्रांडेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, आप यू ऑल कैन सी फ्रॉम वॉच, शूज़, परफ्यूम, क्लोथिंग, एवरीथिंग जो भी ब्रांडेड रहता है बहुत कॉस्टली रहता है. लेकिन कोई ब्रांड कॉन्शियस रहते हैं, उनको ऐसा लगता है नहीं ब्रांडेड है तो अच्छा रहेगा, तो दे प्रिफर दैट इवन एट अ हाई प्राइस. ओके, वो उसको डिमांड करेंगे, उस कमोडिटी को डिमांड करेंगे इवन एट अ हाई प्राइस. फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट अ हाई प्राइस, उसको बोलते हैं प्राइस इल्यूजन. ओके, देन द फिफ्थ इज इग्नोरेंस. ओके, समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस, मतलब उनको पता ही नहीं होता, पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस. कभी कभी लोगों बहुत सारे कुछ एक्सेप्शन में आते हैं. बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जिनको मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती, राइट. तो उनको जो भी कुछ प्राइस पे कमोडिटी मिलती है दे बाय. ओके, इवन इट इज़ अ हाई प्राइस, इवन द कमोडिटी इज एट अ हाई प्राइस दे विल बाय. मतलब कमोडिटी कितनी भी महंगी रहती है, अगर उनको मार्केट के बारे में जानकारी नहीं, वो उस कमोडिटी को परचेस करेंगे, मतलब डिमांड करेंगे. दिस may happen when consumer is ignorant about the प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस. उनको ये नहीं पता रहता कि यहाँ पे ये चीज़ महंगा रही तो अब दूसरी जगह पे मे भी वो कमोडिटी सस्ती मिले, उनको नहीं पता, इग्नोरेंट, दे आर अनअवेयर. ओके, तो इसीलिए भी वो लोग डिमांड करते हैं इवन एट अ हाई प्राइस. हैबिचुअल गुड्स ड्यू टू द हैबिट ऑफ consumption, certain goods like tea is purchased in required quantity even at a high price. बहुत सारे लोग जो बहुत सारे कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं
जो लोगों की आदत से जुड़ी हुई थी, मतलब उनके प्राइस कितने भी रहने दो, उनको वो कमोडिटी कंज्यूम करने, हैबिचुअल गुड्स जिसको बोलते हैं। इसमें गुड, इसमें जैसे टी आता है, कॉफ़ी आता है, लोगों को आदत रहती है चाय की या कॉफ़ी की, वो उनके बिना नहीं रह सकते, तो कितने भी प्राइस बढ़ने दो, परचेज करेंगे। अल्कोहल हो गया, इसमें बहुत सारे एडिक्टिव्स कमोडिटीज़ भी आती हैं। सो सर्टन यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी का लिया है, सर्टन गुड्स लाइक टी इज परचेज इन रिक्वायर्ड क्वान्टिटीज इवन एट अ high price. Okay, so these were all what will say exceptions to the law of demand. I hope you all have understood what is Giffen's paradox, मतलब inferior quality goods, लो क्वालिटी गुड्स, या तो अगर इनकम बढ़ रहा है, इंसान का परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, तो वो अच्छी सुपीरियर गुड्स कंज्यूम करना पसंद करेंगे, उसके डिमांड ज़्यादा करेंगे, जो कि प्राइस रहेगा तो भी। प्रेस्टीजियस गुड्स ऐसे होते हैं जो आपके स्टेटस सिंबल को ऐड करते हैं, तो उनके प्राइस कितने भी रहे, जो अमीर रहते हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं। स्पेकुलेशन मतलब ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे चल के इसका प्राइस और बढ़ जाएगा, तो ऑलरेडी हाई प्राइस पे लोग डिमांड करते हैं। प्राइस इल्यूजन मतलब उनको एक ऐसी सोच रहती है कि महंगी चीज़ें अच्छी रहती है, तो वो जो प्राइस रहती है तो भी वो डिमांड करते हैं। ओके, देन उसके बाद इग्नोरेंस मतलब उनको जानकारी ही नहीं रहती, तो भी वो हाई प्राइस पे कमोडिटी परचेज करते हैं। हैबिचुअल गुड्स ऐसे चीज़ें रहती है जिसके बिना लोग नहीं रह सकते, आदत पड़ जाती, तो वैसे कि प्राइस कितना भी रहने दो लोग डिमांड करते हैं। ओके, now I hope you all have understood exception. Now let us see the variation of demand. Okay, इसमें दो concept we will be learning. एक तो है variation of demand, and उसमें भी दो है, and दूसरा है changes. Okay, variation and दूसरा है changes. तो first we will be learning about variation, उसके बाद हम पढ़ेंगे changes के बारे में. Okay, so let us start with the variation in demand. Sometimes it is asked in the board exam for distinguish between के लिए पूछते हैं, वेरिएशन पूछेंगे और चेंजेस पूछेंगे, दोनों को मिला के भी पूछ सकते हैं। जैसे कि पूछेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, ऐसे दोनों, मतलब एक्सपांशन किसका है, वेरिएशन का है, और डिक्रीज किसका है, चेंजेस का है। तो ऐसे करके भी पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए। तो अगर आपको 2 मार्क के लिए पूछते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन में, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि एक्सपांशन ऑफ डिमांड है क्या, और उसके बाद आई विल एडवाइज यू आर टू गो फॉर द डायग्राम। एक डायग्राम भी बनाओगे तो आपका 2 मार्क्स अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, सो वेरिएशन में अभी जो वेरिएशन इन डिमांड है, चेंजेस भी है, लेकिन फर्स्ट हम वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। जो वेरिएशन है मतलब डिमांड को बदलता है, वेरी करता है। ओके, अब इसमें 2 तरीके के हम पढ़ेंगे, एक तो एक्सपांशन, ओके, एक एक्सपांशन रहेगा, एंड दूसरा रहेगा कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन मतलब इसमें एक्सपांशन में जो है डिमांड बढ़ेगा, याद रखना है, एक्सपांशन में डिमांड बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम होगा। ओके, वेरिएशन में 2 पढ़ने वाले हैं, एक तो एक्सपांशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांड मतलब आप बोलते वक्त ही समझ सकते हो, आपका डिमांड एक्सपांड होगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि कम होगा। ओके, वेरिएशन में देर इज 2, द फर्स्ट इज एक्सपांशन एंड द सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड जो एक्सपांशन है, ओके, जो एक्सपांशन है वहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बिटवीन, फर्स्ट तो वो कंफ्यूज होते हैं कि वेरिएशन और चेंजेस, ओके, वेरिएशन और चेंजेस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद इसमें भी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज है। तो वेरिएशन वेरी करता है डिमांड को, एंड चेंजेस डिमांड को पूरा बदल ही देता है। ओके, वेरिएशन में डिमांड बढ़ता है और घटता है, चेंजेस में डिमांड बदल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। ओके, अभी वेरिएशन, जो वेरिएशन आता है वो डिमांड में, वो किसकी वजह से आता है, याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वेरिएशन जो है डिमांड में किसकी वजह से आता है, प्राइस के वजह से आता है। वेरिएशन डिमांड में किसकी वजह से आता है, प्राइस की वजह से आता है। सो अगर आपको ऐसे कुछ याद रखना है तो वी एंड पी, वेरिएशन किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से। यू हैव टू रिमेंबर VP। ओके, वेरिएशन है तो P रहेगा, याद रखना, वेरिएशन रहेगा तो P रहेगा। तो अगर चेंजेस रहेगा तो क्या रहेगा, O क्या है, अदर फैक्टर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिमांड प्राइस के वजह से भी चेंज होता है
और अदर फैक्टर की वजह से भी चेंज होता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी की वजह से चेंज होता है तो वो प्राइस की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से ही चेंज होता है। अदर फैक्टर्स जैसे साइज, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूट, टैक्सेशन पॉलिसी, ये सारे अदर फैक्टर्स भी रहते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। V इज इक्वल टू P। अगर वेरिएशन है तो डिमांड हमेशा प्राइस की, यही सिर्फ याद रखना, बाकी तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो। सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है कि वेरिएशन अगर डिमांड में होता है, अगर डिमांड में वेरिएशन होता है तो वो प्राइस की वजह से होगा। अगर डिमांड में चेंजेस होता है तो वो अदर फैक्टर। तो C इज इक्वल टू O, V इज इक्वल टू P। वेरिएशन में रहेगा एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना है। ओके, सो वेरिएशन इन डिमांड, when the demand for commodity falls or rises। fall कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, और राइज कब होगा? जब एक्सपांड हो गया। तो when a demand for commodity fall or rises due to change in price alone and other factor remain constant, it is called variation of demand। okay, जब भी डिमांड जो है उसमें बढ़ता है या कम होता है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। फॉल्स और राइज किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। तो क्या कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे? अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज़ कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। 2 मार्क के लिए आपको ये मीनिंग लिखना है वेरिएशन के लिए। ओके, अभी उसके बाद आता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। अभी एक्सपांड हुआ होगा मतलब डिमांड बढ़ा होगा, और डिमांड कब बढ़ा होगा? जब प्राइस फॉल हुआ होगा। तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू rise in quantity demanded due to fall in price alone, while other factor like taste, income, consumer, size of population remains unchanged। तो एक्सपांशन में क्या बढ़ा होगा? एक्सपांशन मतलब डिमांड बढ़ा है, तो डिमांड कब बढ़ेगा? जब प्राइस फॉल करेगा, और अदर फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेगा। तो 3 चीज़ याद रखना है। एक्सपांशन है तो एक्सपांशन है तो क्या हुआ होगा? डिमांड बढ़ा होगा। कब डिमांड बढ़ा होगा? जब प्राइस गिरी होगी। ओके, और अदर फैक्टर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बस इतना आपको याद रखना। ओके, अभी यहाँ पे डिमांड कर्व जो है मूव डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या हो रहा है? व्हाट इज डिमांड जो है? इट इज़ राइजिंग। ओके, वो डिमांड क्या है? जो बढ़ रहा है। क्यों? फॉल इन प्राइस है लेकिन तो भी डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसे होता जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। सो डिमांड कर्व मूव डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम डायरेक्शन। यू ऑल कैन सी, जैसे जैसे आपका प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। ओके, आपका प्राइस P से P1, सॉरी प्राइस कम हो रहा है। आपका ओरिजिनल प्राइस P था, से फॉर एग्जांपल 50 था। ओके, अब आपका प्राइस कितना हो गया? 25 हो गया। तो आपका डिमांड जो है यहाँ पे देखोगे, अब जब 50 रुपये था तो आपने डिमांड 25 किया, और जब 25 रुपये हो गए तो आपने डिमांड 50 किया। तो आपका ये जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। तो ये जो आपका DD कर्व है ये नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वो कैसे स्लोप करेगा? डाउनवर्ड। ओके, कब डाउनवर्ड करेगा? जब प्राइस जो है, ये जो P है ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, और ये जो Q है ये हमारा ओरिजिनल डिमांड है। जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, तो आपका कर्व ऐसे डाउनवर्ड स्लोप करेगा। ओके, आपको अगर एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए पूछते हैं तो ये कर्व बनाना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे यू हैव टू सी प्राइस इन रुपीज़, योर डिमांड। ओके, यहाँ पे ओरिजिनल Q, ओरिजिनल P, प्राइस इज फॉलिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग। सो योर कर्व विल स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। DD इज अ डिमांड कर्व। ओके, ये किसका है? एक्सपांशन का है। एक्सपांशन क्यों हुआ होगा? डिमांड बढ़ा होगा। डिमांड कब बढ़ा हुआ होगा? प्राइस कम हुआ होगा। तो अदर फैक्टर क्या हुआ होगा? कांस्टेंट होगा। ऐसे समझ के पढ़ना। ओके, एज शोन इन द फिगर, DD इज अ डिमांड कर्व। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व फ्रॉम A to point B indicates expansion of demand। डिमांड बढ़ा है। ओके, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कम हुआ होगा। अब डिमांड क्यों कम हुआ होगा? क्योंकि प्राइस बढ़ा होगा। ओके, डिमांड क्यों कम हुआ होगा? क्योंकि प्राइस बढ़ा हुआ होगा। तो अदर फैक्टर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे अदर फैक्टर को आपको कांस्टेंट ही दिखाना है। ओके, अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, a contraction of demand refers to fall in demand। contract, expand, contract मतलब कम होना। okay, rise in price alone, other factor like taste, income of a consumer, size of population remain unchanged। अभी यहाँ पे जो है डिमांड कर्व मूव अपवर्ड
to the same the demand curve move in the upward direction on the same demand curve. मतलब आपका जो डिमांड कर्व है पहले के उसमें वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, यहाँ पे वो अपवर्ड मूव करेगा. क्यों अपवर्ड मूव करेगा? डिमांड आगे बढ़ने की जगह कहाँ चला गया है? पीछे चला गया. ओके, ये देखो ये ओरिजिनल प्राइस है. ओके, से फॉर एग्जांपल ओरिजिनल प्राइस कितना है? से फॉर एग्जांपल 50 है. ओके, अब प्राइस क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया तो से फॉर एग्जांपल 100 हो गया. तो जब ओरिजिनल प्राइस 50 था तो आपका डिमांड कितना था? 100 था. लेकिन अब बढ़ गया तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ओके, तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा. तो ये आगे खसकने की जगह कहाँ चला गया? पीछे. तो ये हमेशा याद रखना कि कॉन्ट्रैक्शन में जो है आपका डिमांड कर्व अपवर्ड जाएगा. ओके, कॉन्ट्रैक्शन में आपका डिमांड कर्व अपवर्ड और एक्सपांशन में आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड. याद रखने की क्या बात है? अगर वेरिएशन है तो वेरिएशन प्राइस से जुड़ा होगा और वेरिएशन में दो आएगा, एक एक्सपांशन आएगा, एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा. ओके, अब एक्सपांशन में आपको क्या याद रखना? एक्सपांशन मतलब डिमांड बड़ा होगा. ओके, डिमांड कब बढ़ेगा? जब डिमांड कब बढ़ता है? जब प्राइस कम होता है. ओके, ये याद रखना है. और अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा. अब कर्व की बात करते हैं. एक्सपांशन में जो है आपका जो डी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करेगा. क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है. ओके, वेरेज इन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम हुआ होगा. क्यों कम हुआ होगा? प्राइस बढ़ा होगा. यहाँ पे भी क्या याद रखना? अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कोई चेंजेस नहीं है. अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में आपका डी कर्व क्या है? ऊपर नीचे आने के बदला ऊपर जाएगा. क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका डिमांड. और दूसरे में डिमांड एक्सपांड हो रहा था तो बढ़ रहा था, यहाँ पे डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. As shown in the figure 3.8, DD is a demand curve. Upward movement on the demand curve from point B to A shows a contraction of demand. Okay, I hope you all have understood about contraction and expansion. Okay, variation in demand में. In the next lecture, we'll be learning about changes in demand. I hope you all have understood. अगर कुछ doubt है, you all can ask me. Thank you for today's lecture. Okay.